हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको दिया था उसका हमने पार्ट ए का सेक्शन 1 जो है वो डिस्कस कर लिया था। क्लियर? और आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सेक्शन सेकंड जो है उसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन सेकंड जो है वो बेसिकली हमारे पास 17 से लेकर 20 तक, मतलब 4 क्वेश्चंस हमारे पास है। ओके, एंड दीज आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये हमारे पास केस स्टडी आधारित वाले प्रश्न हैं। इनमें क्या है कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो क्या है, 5 सब पार्ट्स में है। 5 सब पार्ट्स, जैसे कि आप देखिए 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना होता है, इन 5 सब पार्ट में से, इन 5 उपभागों में से कोई एक उपभाग जो है वो करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। According to concept, Raman is stitching a kite-shaped patch on the cushion cover. आप देख रहे होंगे बच्चों क्या कि यहाँ पे आपके पास ये जो शेप है, ये जो आपके पास दिखाई दे रही है आकृति, ये किसकी है? ये आपके पास एक कुशन कवर है, यानी कि एक तकिए का कवर है जिसमें रेड कलर का जो है ये आपके पास क्या है, एक पतंग की आकृति है। ठीक है, अब रमन क्या करना चाहता है, इस तकिए की कवर पर, इस पिलो कवर पर वो इस पतंग वाली आकृति को बनाना चाहता है, और वो भी कैसे, सीलना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके मन में पतंग के आकार के कपड़े को सीलते समय कुछ प्रश्न उसके अंदर आए, मतलब few questions came to his mind while stitching the patch and give answer to his questions by looking at the figure। हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन जो है रमन के दिमाग में आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को ना आंसर करना है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। रमन स्टिच्ड द व्हाइट थ्रेड एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर, यानी कि रमन ने जो सफेद धागे को सीला है ना, वो परस्पर कितने माप के कोण पर सीला है। तो चलिए हम एक बार इस आकृति को ध्यान से देख लेते हैं। ये जो आकृति है हमारे पास, इसमें हम देख रहे हैं कि पतंग के लिए व्हाइट कलर का क्लॉथ एक तो यहाँ पर इस तरीके से सीला गया है और दूसरा ये सीला गया है, और फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक पतंग वाली आकृति बन रही है ना बच्चों, पतंग वाली आकृति जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रोम्बस। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जो भी हमारे पास इस तरह की शेप होती है, इसमें जो भी कोण होते हैं, जो भी विकर्ण बनते हैं यानी कि डायगोनल्स, वो म्यूचुअल कितने डिग्री के एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर हम ये कहते हैं कि सफ़ेद धागे को हमने कितने डिग्री के एंगल पर सीला है, दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। विच इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट, यानी कि ये जो पतंग है हमारे पास, इसके ऊपरी भाग में जो दो छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए हैं, आप देख रहे हैं ना, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो ये जब समरूप है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी कसौटी का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो बच्चों अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण यानी कि 90 डिग्री एंगल, और जो 90 डिग्री एंगल होता है ना उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो इसका मतलब आप यहाँ पर यूज करेंगे आर। ये तो आपने यूज किया 90 डिग्री के लिए। ठीक है, और जो भी हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट साइड भी हमारे पास कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये आपके लिए क्या होगी, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो एक तो आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, तो आपको 90 डिग्री मिल गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण मिल गया, और साथ में आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो साइड है ना, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के अंदर है ये। तो इसका मतलब एक हमारे पास क्या हो जाती है, साइड। साइड यानी कि भुजा। तो 90 डिग्री का एंगल, कर्ण और भुजा यानी कि RHS, अगर हम इनको ध्यान देते हैं तो ये हमारे पास कौन सी कसौटी के लिए आ जाता है, RHS कसौटी के लिए। ठीक है, तो RHS कसौटी का यहाँ पर प्रयोग होता है। इसके बाद बच्चों अगर हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:9, यानी कि जो भी हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल, उनकी जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो हमारे पास कितना है, 2/9 है। यानी कि जो त्रिभुज हैं उनकी जो भुजाएं, अगर आप यहाँ पे जो भी त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, जो भी आपने क्या कहा, सिमिलर है यानी कि समरूप है, तो ये ले लिया ABC, और ऐसे ये हमने सपोज किया DEF। तो हम सपोज कर रहे हैं कि दो भुजाएं यानी कि AB
अपॉन डी ई, ए बी बटा डी ई, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/9 है। देन अब आपके पास कॉन्सेप्ट है, देन द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी हमारे पास त्रिभुज है इनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा, शीर्ष लंबों का अनुपात, यानी कि जो वर्टेक्स से हम ना ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये जो लंब डालते हैं ना इसका। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट है क्या कि जब भी हमारे पास ट्रायंगल जो होते हैं ना सिमिलर होते हैं, तो उसके बाद चाहे उनकी कोई भी साइड हो, चाहे कोई भी उनका एल्टीट्यूड हो, सबका रेशियो सेम रहता है। ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ पे नेम दूँ P और इसको नेम दूँ Q, तो ए बी अपॉन डी ई का जो रेशियो है ना, वही रेशियो आपका किसका होगा, डी ई अपॉन डी क्यू का भी होगा। क्लियर? और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2/9 के इक्वल होगी। सो आंसर इज 2/9, ये हमारा आंसर हो जाता है। डन, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल्स स्टिच्ड एट द टेल ऑफ द काइट, यानी कि जो भी हमारे पास ये पतंग है ना, इस पतंग के टेल साइड में ये वाला पोर्शन, टेल जो है ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ इसके निचले भाग में ये हमारे पास जो ना त्रिभुज बने हुए हैं, ये त्रिभुज यानी कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे ये वाला त्रिभुज है बिल्कुल इस त्रिभुज के बराबर है, यानी कि इनकी सारी भुजाएं बराबर है, सारे कोण बराबर है। ओके, ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। सो दीज आर सिमिलर टू द लोअर पार्ट ऑफ द काइट इन द रेशियो 2/9। ये हमारे पास जो काइट है ना उसका जो रेशियो दिया हुआ है साइड का, वो भी क्या दिया हुआ है, 2/9 दिया हुआ है, ठीक है। इफ वन साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, देखो बच्चों आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको यहाँ पे रेशियो गिवन है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी दो साइड्स जो है ए बी अपॉन डी ई ले लेंगे, तो उनका रेशियो क्या है, 2/9 है। क्लियर? नेक्स्ट, इफ वन साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो छोटा त्रिभुज है ना उसकी कोई एक भुजा ना कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। चलो हमने ये माना कि ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे पूछा है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द काइट्स लोअर ट्रायंगल विल बी, तो उसकी जो लोअर ट्रायंगल है ना उसकी साइड आपके पास क्या होगी। तो बच्चों हमने सपोज कर लिया x होगी जी, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितनी होगी, x होगी, लेकिन रेशियो कितना होना चाहिए, 2/9 होना चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2/9 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 4/x के इक्वल होगी। डन, 4/x, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुना कर सकते हैं। तो 2 को x से करेंगे और 9 को किससे करेंगे, 4 से। तो आपके पास x की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 × 4 / 2। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास यहाँ पर 4 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18 आपको मिलेगा। क्लियर? सो 18 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। डन, तो फोर्थ पार्ट जो है वह हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं फिफ्थ पोर्शन, जिसमें क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय 2 परपेंडिकुलर स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 and 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी लंबवत लकीरें हैं, लकीरें, ठीक है, उनके द्वारा बनी पतंग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो बच्चा, अगर आपसे ये बात की जा रही है ना लंबवत लंबी लकीरें, इसका मतलब एक तो ये वाली भुजा, ठीक है, ये विकर्ण है इसका 8 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है, ठीक है, और एक आपके पास ये वाली भुजा, ये दूसरी जो है आपको कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर है, ये इसका क्या हो जाता है, दूसरा विकर्ण है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बच्चों अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला एरिया, यानी कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब आप कहेंगे मैम d1 और d2 जो है वो क्या है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। d1 इंटू d2 दैट मीन्स डायगोनल्स। ओके, सो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, कि जो भी हमारे पास यहाँ पे डायगोनल्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट आप लेंगे। डायगोनल्स यानी कि विकर्ण, सो आप लिख सकते हैं 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ठीक है।
तो आपके पास एक कितना है 8 सेंटीमीटर है और जो दूसरा डायगोनल है वो कितना है 12। 2 से कैंसिल हुआ, 4 टाइम कैंसिल, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर में है, तो आप मेंशन करेंगे इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाता है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। 5th क्वेश्चन में 48 सेंटीमीटर मतलब ए पार्ट जो है आपका आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो नाउ 18 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है? करण वेंट टू द लैब नियर टू हिज होम फॉर कोविड-19 टेस्ट अलोंग विद हिज फैमिली मेंबर्स। दैट मीन्स करण जो है वो क्या करता है, अपने परिवार के साथ घर के नज़दीक एक लैब में कोविड-19 की जांच कराने जाता है। ठीक है, उसका टेस्ट कराने जाता है। The seats in the waiting area were as per the norms of distancing during this pandemic as shown in the above figure। यानी कि जो भी हमारे पास जब वो इंतजार वहाँ पे गया था तो प्रतीक्षा स्थान पर उन यानी कि वेटिंग रूम में उनके बैठने का स्थान जो है इस महामारी के टाइम में दूरी के नियमों के अनुरूप था, यानी कि जैसे कि आकृति में दिखाया हुआ भी है। His family member took their seats surrounded by red circular area। जो भी यहाँ पर करण की जो फैमिली मेंबर्स है उन्होंने ये जो रेड सर्कुलर एरिया आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है, अपनी सीट्स जो है वो ले ली है, मतलब वो इसके अनुसार वो यहाँ पे बैठ गए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। कंसीडरिंग ए एज द ओरिजिन, यानी कि हम इस पॉइंट को ए को क्या सपोज करें, ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, तो फिर ए के निर्देशांक क्या होंगे? तो बच्चों मूल बिंदु जब होता है इसका मतलब यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि ये वाली जो वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस की हैं और ये वाली जो वैल्यूज हैं आपके पास वाई एक्सिस की हैं, तो इस पॉइंट पर एक्स भी 0 होगा और वाई भी क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट का सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नीना एंड करण। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर देखो, नीना और करण के बीच की आपको ना दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है ना, डिस्टेंस। तो नीना के लिए हम देखते हैं कि पॉइंट क्या है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये थर्ड लाइन है, दैट मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो y कितना है, 6 है। तो नीना के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 और 6 है। अब कॉन्सेप्ट है आपके पास करण का कि करण के बिंदु क्या है, तो करण यहाँ पे है। करण के पास x की वैल्यू कितनी है, 6 और y की वैल्यू कितनी है, 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हो गए हैं, 6 एंड 5। तो हम ना यहाँ पर पॉइंट जो है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं नीना के लिए। ओके, नीना, तो नीना के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या क्या लिए, 3 एंड 6। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं करण के लिए। करण के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 6 एंड 5। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस यानी कि दूरी चाहिए। तो हम ना डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसको यूज़ करेंगे, यानी कि दूरी सूत्र को। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो वो दूरी के इक्वल आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे x2 कितना है जी, ये वाली वैल्यू आपके पास x2 की है। मतलब एक तरीके से हम ये ले लेते हैं कि इसको तो हम यहाँ पर x1 y1 ले लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं x2 y2, यानी कि x2 और y2 की ये वैल्यूज है। ठीक है, तो आपके पास x2 कितना है, 6 है, x1 कितना है, 3, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 दिस इज इक्वल टू 5 और y1 कितना है जी, 6 है, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कीजिए, 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 यानी कि -1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, √3 स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 9 और -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, मतलब प्लस का 1। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, √10। तो √10 यूनिट यानी कि √10 इकाई जो है वो हमारे पास इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीट्स ऑफ आकाश, यानी कि आकाश की जो सीट है, यानी कि जहाँ पे आकाश बैठा है उसके आपको निर्देशांक बताने हैं। तो आकाश के लिए आप यहाँ पर देखो x कितना है, 2 है। ठीक है जी, और y कितना है जी, 3 है। इसका मतलब आकाश के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2 एंड 3, 2 और 3। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। उसके अकॉर्डिंग क्या है,
what will be the coordinates of a point exactly between आकाश and बीनू, यानी कि बिल्कुल बीच में, किस किस के, आकाश और बीनू के बिल्कुल बीच में स्थित आपको बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। where a person can be seated, जहां पर एक इंसान जो भी है, कोई भी एक व्यक्ति जो है वो बैठ सकता है। तो चलिए हम आकाश के कोऑर्डिनेट्स देखें। तो आकाश के हमारे पास कितने हैं, 2 3। अब हमारे पास बीनू के निर्देशांक नहीं पता, तो हम बीनू के भी निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। बीनू के निर्देशांक में x का मान कितना है, 5, और y का मान कितना है, 2। तो पहले ना हम यहाँ पर इनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं आकाश के कोऑर्डिनेट्स। आकाश जैसे कि अभी अभी हमने बताया था 2 और 3, और उसके बाद बीनू, ठीक है। और बीनू के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए हैं, जरा एक बार दोबारा देख लीजिए। आकाश के तो 2 3 है और बीनू के 5 और 2 है, यानी कि 5 और 2। अब हमसे क्या कहा है, बिल्कुल बीचों बीच में कोई बंदा बैठ सके, यानी कि अगर एक जगह यहाँ पे आकाश बैठा हुआ है और यहाँ पे बीनू बैठा हुआ है, तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में आपको यहाँ पे चाहिए। तो बिल्कुल बीच में, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट, बिल्कुल बीच का मतलब होता है मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु। और इसको हम ज्ञात करेंगे बेटा, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x प्लस x1/2 होता है, और उस x1 प्लस x2/2 होता है, एंड y1 प्लस y2/2 होता है। मतलब इनकी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। x1, ये x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी, और ये आपके पास x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी। सो x के लिए तो 2 प्लस 5/2, और y के लिए कितना, 3 प्लस 2/2। क्लियर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस 5 आपके पास कितना हो जाता है, 7/2, और ये हो जाएगा 5/2। 7/2 that means 3.5, and 5/2 that means 2.5. So 3.5 and 2.5 is the answer. तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं तो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर होता है A 3.5 and 2.5। क्लियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5th क्वेश्चन। इसमें कॉन्सेप्ट है डिटरमाइन द शेप ऑफ द फिगर वी गेट ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वन वेयर करण's फैमिली मेंबर्स आर सिटेड, यानी कि जो भी यहाँ पे करण के परिवार के सदस्य हैं ना, जो बैठे हुए हैं, अगर इनके बैठने के स्थानों के बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आप इनके जो निर्देशांक है इनको अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट किसका, मिलाने के लिए, ठीक है। तो आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से नीना और करण के बीच में लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप लीजिए आकाश और बीनू के बीच में। नेक्स्ट आप यहाँ पर लेंगे आकाश और नीना के बीच में, और फिर आप लेंगे बीनू और करण के बीच में। तो अगर आप इन्हें देखेंगे तो देखने में आपको ये क्या मिल रहा है, ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम जो है उसकी शेप आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सच में ही पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए हम इनको पॉइंट्स को नेम दे देते हैं, आकाश के लिए A, बीनू के लिए B, और करण के लिए K, और नीना के लिए N। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर N के कैलकुलेट करते हैं, N के यानी कि नीना और करण के डिस्टेंस। तो 6 - 3 है, ठीक है। 6 - 3 यानी कि 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम में फिर यहाँ पे कितना है, 5 और 6 है। 5 - 6 यानी कि 5 - 6 1 का होल स्क्वायर। तो 6 - 3 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 + 1 कितना हो गया 10, √10 आपको मिला। क्लियर। तो आकाश और बीनू के लिए भी इतना ही आना चाहिए। और अगर हम अभी अभी देखें तो हमने आकाश और बीनू के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे, बिल्कुल वही दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये कितना है 5 और ये कितना है 2। तो 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9। ओके, नेक्स्ट टाइम पे 2 - 3 यानी कि -1, और -1 का स्क्वायर कितना हुआ +1। तो √10 हो गया आपके पास, ठीक है बच्चों। तो आपके पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल जाता है कि AB आपने कैलकुलेट किया, चाहे आपने कैलकुलेट किया NK, दोनों की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, इक्वल। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं AB = NK एंड दैट इज इक्वल टू √10, ठीक है। अब इसी तरह हम अदर वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो अदर वैल्यूज में हमारे पास एक तो होगी आकाश और नीना के बीच की डिस्टेंस AN, और दूसरा हमारे पास होगी KB। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आकाश के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें बच्चों तो 2 3 है, और इसके हैं 3 6। इसका मतलब ये हुआ कि
3 माइनस 2 हम कर लेते हैं, मतलब इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको पेन चेंज करके भी दिखा देती हूँ। ये लीजिए 3 6 और 2 3, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 1 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टाइम 6 माइनस 3 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और रूट 1 प्लस 9 यानी कि 10 हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, 5 माइनस 6 यानी कि 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 9 रूट 10। ओके, तो आपके पास बच्चा ए एन और बी के, ठीक है, ए एन और बी के इनकी भी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, ए एन एंड बी के दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रूट 10, ये भी हमारे पास रूट 10 के इक्वल आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनकी जो साइड्स हैं वो तो इक्वल है, मतलब ए बी की वैल्यू एन के इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू ए एन एंड दैट इज इक्वल टू बी के, चारों साइड्स आपके पास इक्वल है। लेकिन अगर हम इस शेप को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो नहीं बन रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है तो इट मीन्स ये हमारा स्क्वायर तो हो नहीं सकता है। सो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम जो है वो हो जाता है। सो सी ऑप्शन, सो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज जो है वो हमारे पास इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एन इंजीनियर प्लान्स टू मेक ऑल द पिलर्स ऑफ द मेट्रो ग्रीन with plants to make this beautiful and to contribute for healthy environment as shown in the picture। देखो बेटा आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, इस पिक्चर, ये जो पिक्चर है ना एक्चुअल में क्या है, जो हमारे पास मेट्रो लगी होती है ना, मतलब मेट्रो है, जो मेट्रो के नीचे जो पिलर्स होते हैं उनकी ये आपके पास आकृति है, पिक्चर है, ठीक है। अब क्या किया है कि इंजीनियर है ना वो इन पिलर्स को, इन स्तंभों को ना सुंदर बनाना चाहता है और एकदम ग्रीनरी जो है वो बनाना चाहता है ताकि वो अट्रैक्टिव भी लगे। तो वो क्या कर रहा है, पौधे इनके तरफ लगा रहा है, ठीक है, और पौधों के द्वारा हरा भरा बनाने की वो योजना भी बना रहा है। फिर कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्व द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, ध्यान से देखो इस पिक्चर को एंड आंसर द क्वेश्चन इफ डायमेंशंस ऑफ वन पिलर इज 1.5 इंटू 1.5 इंटू 20 मीटर, ठीक है। देखो आप अगर यहाँ पे इस पिक्चर को अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो आपके पास यहाँ पे पिलर है इस पे ध्यान से देखिए, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो अच्छे से जूम करके आपको दिखा रही हूँ। सो अगर हम यहाँ पर इसे जूम करके देखते हैं ना तो हम ये अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास एक तो क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ब्रेड्थ भी हमारे पास कितनी है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5 मीटर। क्लियर। सो दिस इज, ये जो हमारे पास डायमेंशन है ये हमारे पास क्या है, इसकी हाइट है, और हाइट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 20 मीटर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये जो भी हमारे पॉइंट्स हैं हम इनको तो नोट कर ही लेते हैं। सो स्टूडेंट्स लेंथ हो गई है हमारे पास कितना, 1.5 मीटर, ब्रेड्थ भी हमारे पास 1.5 मीटर है एंड हाइट यानी कि जो ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी है, 20 मीटर। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है द शेप ऑफ द पिलर इज, यानी कि ये जो भी हमारे पास स्तंभ है इस स्तंभ की हमारे पास आकृति कैसी है। तो बच्चों जब हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों आ जाती हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है बाय यूजिंग विच फॉर्मूला ही कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, यानी कि आपको इस स्तंभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर बच्चों अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो इस स्तंभ का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे ना तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास यहाँ पे हाइट हमें दिख रही है, ठीक है, और एक हमें लेंथ दिख रही है। क्लियर। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ब्रेड्थ है और ब्रेड्थ के बाद ये हमारे पास क्या है, हाइट है, यानी कि आप एक बार तो क्या करेंगे, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। जैसे आपने ये लिया और नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, ब्रेड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। अब जैसे कि ये लिया, ऐसे ही पिलर के जो आपका नेक्स्ट पोर्शन होगा, भाई पिलर है तो पिलर में आपके पास ये क्यूबॉइडल शेप है, यानी कि आपके पास इस तरह की ये शेप है, ठीक है। अब फ्रंट जो आपको दिख रहा है वो तो आपने ले लिया कि एक तो जी आपके पास ये वाला पोर्शन है और एक आपने ले लिया ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन दोनों रह जाते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, है ना, दुगना कर देंगे। तो h आपके पास कॉमन आ जाता है, सो 2h कॉमन आपके पास आ जाता है, तो आपके पास क्या बचता है,
L plus B. So 2H into L plus B. That means C option is the answer. C option जो है वो हमारा आंसर है. क्लियर. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर इज. हमने यहाँ पे फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें इसका वैल्यू भी कैलकुलेट करना है. तो बच्चों 2, हाइट कितना है हमारे पास? हाइट है 20. क्लियर. अब 20 जो हाइट है, फिर उसके बाद L कितना है हमारे पास? 1.5. और उसके बाद ब्रेड्थ भी कितनी है? 1.5. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एरिया मिल जाएगा. ठीक है. सो 2 इंटू 20 इंटू 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 3 हो गया. ऐड करने पर 3 मिला. सो 20 इंटू 3 दैट मीन्स 60. सो ओवरऑल दिस इज इक्वल टू 120. और ये जो वैल्यूज हैं आपके पास मीटर में है, सो वी विल राइट हियर 120 मीटर स्क्वायर. तो बच्चों हमारे पास जो क्षेत्रफल आ जाता है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाता है? वो 120 मीटर स्क्वायर आ जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब आप देखिए, हाउ मच सीमेंट इज यूज टू फिल द पिलर. यानी कि इस स्तंभ को भरने में हमें कितनी सीमेंट जो है उसका प्रयोग करना पड़ा. तो बच्चों अगर आप सीमेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है, हमने क्या कहा? सीमेंट हमें भरना पड़ रहा है और किसके लिए? पिलर को यूज करने में. तो चलिए मैं यहाँ पे ना आपको एक जो शेप है ना वो बना के इसकी दिखाती हूँ. लाइक ये हमारे पास पिलर है. ठीक है. अब हम अगर इसमें सीमेंट फिल करेंगे, ओके, सीमेंट अगर हम इसमें फिल करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमेंट हम इसके पूरे अंदर के पोर्शन में फिल करेंगे. यानी कि जो सीमेंट है इसके अंदर क्या करेगी? अपनी एक जगह बना लेगी. और अपनी एक जगह बना लेगी तो उसको हम यहाँ पर फिर क्या कहेंगे? आयतन, यानी कि वॉल्यूम. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सीमेंट की कैलकुलेशन करोगे फोर्थ पार्ट की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम यानी कि आयतन जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा. क्योंकि अगर हमारे पास कोई खोखली जगह होती है तो आयतन क्या होता है? घेरी हुई जगह होती है ना, स्थान जो भी कवर्ड किया जाता है, ऑक्यूपाइड एरिया. और जो क्यूबॉइड होता है यानी कि घनाभ, उसका आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो इट मीन्स हम यहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो लिख देंगे. 1.5, ब्रेड्थ कितना है? 1.5 और हाइट है 20. सारी वैल्यूज मीटर में है तो यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब. क्लियर. 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिलेगा? 2.25. और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से. सो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 450 और एक 0. सो आपके पास नेक्स्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी हो जाएगी? पॉइंट लगा देंगे 2 डेसिमल से पहले. सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 45 मीटर क्यूब. तो ये हमारा क्या हो जाता है? वॉल्यूम हो जाता है. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं. पहले तो वॉल्यूम पे क्लिक कर लीजिए. 45 आया ना आंसर, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया है. ठीक है. अब आप लेंगे फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में क्या कॉन्सेप्ट है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटेशन इफ इट कॉस्ट ₹50 पर मीटर स्क्वायर. यानी कि आपको क्या करना है ना, कि जो भी आपने प्लांट लगाया है, ठीक है, जो भी आपने पौधे यहाँ पे लगा रहे हैं, उसकी कीमत आपको ज्ञात करनी है. और वो आपको क्या बोला है? ₹50 प्रति वर्ग मीटर. तो बच्चा ये जो वर्ग मीटर दिया है ना, इसको देखो. वर्ग मीटर का मतलब क्या हुआ? एरिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट यानी कि जो भी आपको खर्चा फाइंड आउट करना है, तो आपको एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देना है. एरिया यानी कि जो भी आपका क्षेत्रफल यहाँ पे होगा, आपको उस क्षेत्रफल को लागत से गुना कर देना है. और हमने क्षेत्रफल अभी अभी कैलकुलेट किया था, हमारे पास कितना आया था? 120 मीटर स्क्वायर. तो हम इसको 50 से गुना कर देंगे. आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 से आपके पास कितना आएगा? 60 और 00 एक्सेट्रा. सो 6000 रुपीज़. ठीक है. 6000 रुपीज़ यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है. क्लियर. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम यहाँ पर क्यूबॉइड बना रहे हैं ना, मतलब ये जो पिलर बना रहे हैं, इस पिलर को बनाने में हमारे पास, एक पिलर को बनाने की जो कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी आ जाती है? 6000 रुपीज़ आ जाती है. और ये इसके कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाते हैं. आप इसको नोट कर लीजिए. नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. ए पार्क हैज स्विंग्स मेड ऑफ रबर एंड आयरन चेन. यानी कि यहाँ पे बच्चों एक पार्क है और इसमें एक झूला है. ठीक है. और ये जो झूला है ना, यहाँ पे क्या है कि ये तो चेन है आपके पास लोहे की. ठीक है, लोहे की चेन. और ये जो आपके पास आकृति है ये किसकी है? रबड़ की. इससे मिलकर ये झूला बना हुआ है.
10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सचिन ने ध्यान से देखा और उसने सोचा कि यह तो उसके द्वारा गणित की कक्षा में पढ़ी गई एक गणितीय आकृति है। बिल्कुल बच्चों, आपने क्या सोचते हो, जब भी आप इस तरह की शेप को देखोगे तो आपको ध्यान आएगा कि आपने चैप्टर जो सेकंड है ना, सेकंड चैप्टर, उसमें इस तरह की मैथमेटिकल शेप आपने डिस्कस की है, पढ़ी भी है। सो ही हैज़ लर्न इन मैथ क्लास दैट, ये जो उसने स्टडी किया है। फॉलोइंग क्वेश्चन रेज्ड इन हिज माइंड, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए। आंसर द क्वेश्चंस बाय ऑब्जर्विंग बोथ पिक्चर्स। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पिक्चर्स को अच्छे से देखना है, समझना है और फिर उसके बाद आंसर देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। आपको ये आकृति जो है ना, इसका नाम बताना है जिसमें ये झूला मुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको देखें तो ऐसे ये इस तरह की शेप है ना, वेल शेप है ये, वेल यानी कि कुएं के जैसी शेप हमारे पास यहाँ पे होती है। और जो इस तरह की जो शेप होती है ये हमारे पास किसकी होती है, पैराबोला। क्लियर बच्चों, पैराबोला। सो डी इज द आंसर, यानी कि परवल है। फिर उसके बाद उसके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन भी आया कि भाई अगर ये आपके पास पैराबोला है देन हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर कितने जीरोज होंगे, जीरोज यानी कि कितने यहाँ पर शून्यक होंगे। तो बच्चों ये हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में क्या, कि जब भी हमारे पास पैराबोला होता है तो वो एक्स एक्सिस को, ओके, एक्स अक्ष को, क्योंकि हम जो पैराबोला के लिए पॉलिनोमियल लेते हैं ना वो वाई की टर्म्स में लेते हैं, तो हम ये देखेंगे कि वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काटता है। हमने देखा एक तो ये यहाँ काट रहा है और एक ये यहाँ काट रहा है, यानी कि 2 जगह पर ये कट करता है। तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर, यानी कि इसके शून्यक भी आपके पास कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, यानी कि इस बहुपद के शून्य क्या क्या है। तो बच्चों देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि जहां पर वो एक्स अक्ष को काट रहा है वही तो इसके शून्यक है। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे ये वाली वैल्यू किसकी है, -1 की, जहां ये काट रहा है ना, और ये वाली वैल्यू क्या है, 3। तो इसका मतलब इसके जीरोज क्या क्या हो जाते हैं, एक तो हो गया जी -1 और एक हो गया 3, यानी कि -1 और 3, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आपको इसके 2 जीरोज मिल गए ना, क्या क्या मिले, एक आपने यहाँ पे सपोज कर लिया अल्फा जिसकी वैल्यू है -1 और एक आपने ले लिया बीटा जिसकी वैल्यू है 3। अब कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि इस बहुपद का व्यंजक क्या होगा। तो बच्चों जब भी हमारे पास ना पॉलिनोमियल के जीरोज हमारे पास होते हैं ना, तो हम पॉलिनोमियल को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि px को। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि बहुपद जो भी हमारे पास शून्यक आते हैं उन शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -1 है, बीटा 3 है, ओके, एंड नेक्स्ट टाइम हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सॉल्व करते हैं, x² माइनस ये 3 -1 कितना हो जाता है, 2, सो 2x, -1 इंटू 3 यानी कि -3, x² माइनस 2x माइनस 3, यानी कि सी ऑप्शन, ये हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल टू 1। यानी कि जो भी हमारे पास ये बहुपद आया है ना, जैसे कि हमारे पास हमने कहा जी ये बहुपद आ गया जी, ठीक है, इस बहुपद में हमने x की मान रख देनी है, कितनी, 1 रख देना है, और फिर हमें चेक करके बताना है कि जी इस बहुपद का मान कितना होगा। तो हम यहाँ पर x का मान 1 रख रहे हैं 5th पोर्शन में, तो इसका मतलब हमें p1 यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस 2 माइनस 3, और ये हमारे पास 1 माइनस 3 और 2 यहाँ पे ऐड हो जाते हैं तो -5, और 1 और -5 कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास जो बहुपद है उसकी वैल्यू आ जाती है -4, यानी कि ए ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पे ना हमारा ये जो सेक्शन सेकंड है ना ये कंप्लीट होता है। ओके, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको अच्छे से ये विजिबल दोबारा से दिखा देती हूँ क्वेश्चंस, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो आप प्लीज़ इसे लाइक कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ताकि वो बच्चे भी इसको देखकर ना बेनिफिट ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।